Hello everyone. So let us discuss another topic in bond valuation. In this video, I'll be discussing what are the types of risk in bonds, and at the second part of the video, I'll be discussing about Malkiel's property regarding bond pricing. So first of all, let us discuss about the various types of risk available in bonds or while investing in bonds. So see, as we know that there is no investment which is risk free. So some or the other risk is always present in the financial securities. Similar is the case with bonds also. Bonds, we have five types of risk: interest rate risk, purchasing power risk, default risk, call risk, and liquidity risk. So this is an introduction. It is often said that no investment is risk free. Like investment in other securities, investment in bonds is also subject to a variety of risks. Risk in bonds are interest rate risk, purchasing power risk, default risk, call risk, and liquidity risk. So these are the five risks which I have named right now. So let us discuss one by one. So the first comes is interest rate risk. See, I have told you in the previous videos also कि जो इंटरेस्ट रेट की कभी भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो बॉन्ड का जो प्राइस होगा वो फॉल करेगा. वाई? फॉर एग्जाम्पल, आपका बॉन्ड 7% इंटरेस्ट दे रहा था, ठीक है, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए, आपके बॉन्ड का 7% ही है, लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट लेट से 8%, 9% हो गया या 10% हो गया, तो दूसरी सिक्योरिटी का, तो जो इन्वेस्टर है वो दूसरी सिक्योरिटी को लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे और आप बॉन्ड में से पैसा निकालना या बॉन्ड सेल करना शुरू करेंगे. तो जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ा, इसका मतलब जो वो आपके बॉन्ड में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो सेल आउट करेंगे और आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. ये इंटरेस्ट रेट रिस्क, प्लीज आप ये मत समझना कि बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है. बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट 7% था वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होता. ये इंटरेस्ट रेट, जो यहाँ इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात हो रही है, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट रिस्क है. अगर 10% किसी को बाहर मिल रहा है दूसरी इन्वेस्टमेंट में तो वो ये बॉन्ड्स क्यों लेगा, तो उसके लिए तो ये लेस लुक्रेटिव हो गए. तो इस केस में ऐसे बॉन्ड्स की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है. इसीलिए इनका क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. तो देखिए, द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिस्क इन बॉन्ड्स और एनी अदर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज इज इंटरेस्ट रेट रिस्क. दैट इज risk associated with interest rate changes. A change in interest rate causes a change in bond price in the opposite direction. That is, there is an inverse relationship between bond price and interest rate. An increase in interest rate results in decline in bond price and vice versa. तो देखिए, अब इसी के अंदर जो हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं इसके. पहला होता है प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क. तो देखिए, प्राइस रिस्क इज नथिंग बट चेंजेस इन बॉन्ड प्राइसेस, बॉन्ड के प्राइस में चेंज होना. और री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब होता है कि कल को जो आपको फ्यूचर इनकम मिल रही है तो आप उसको री इन्वेस्ट करोगे तो उस टाइम पर आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा. तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि बॉन्ड वैल्यूएशन या बॉन्ड प्राइसिंग और इंटरेस्ट रेट का क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है. देखिए ऐसे, एज इंटरेस्ट रेट चेंज, bond investors are actually subject to two sources of offsetting risk which works in opposite direction. ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. अगेन, कौन कौन से, प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क. प्राइस रिस्क मीन्स चेंजेस इन बॉन्ड प्राइसेस and reinvestment risk means changes in future income from the reinvested coupons. Coupons means interest only. अब देखिए इनवर्स रिलेशनशिप कैसे है. When interest rate rises, bond price falls, ये भी हमने स्टडी किया, and hence price risk results in a loss to the bond holder. क्योंकि प्राइस रिस्क भी क्या है, चेंजेस इन प्राइस ऑफ बॉन्ड. तो जब बॉन्ड का प्राइस गिर गया तो प्राइस रिस्क तो बढ़ गया क्योंकि लॉस हो रहा है. हाउएवर, एट द सेम टाइम, जो आपको बॉन्ड से इंटरेस्ट आ रहा था आपने उसको री इन्वेस्ट किया मार्केट में कहीं पर. तो अब देख रहे हैं, मान लीजिए आपको बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट आया, वो आप कहते हो मार्केट में 10% रिटर्न मिल रहा है, तो मैं अब ये 7% जो मेरा इंटरेस्ट आया है मैं इसको मार्केट में कहीं और इन्वेस्ट कर देता हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं. तो आप देख रहे हो, एक तरफ तो आपकी बॉन्ड की प्राइस कम हो रही है, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिल रही थी वो आपने री इन्वेस्ट किया मार्केट के रेट पे जिसपे आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है. तो एक तरफ लॉस तो एक तरफ क्या हो गया, गेन. तो अब देख रहे हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. यहाँ प्राइस रिस्क बढ़ रहा है और री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या हो रहा है, कम, बिकॉज आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है. तो वो यहीं लिखा हुआ है. However, at the same time,
The bondholder will get higher income on the reinvested coupon because interest amounts received in a year will be now reinvested at a higher rate due to higher interest rate prevailing in the market. Hence, reinvestment risk results in some gain to the bondholder. Thus, gain may reduce the loss to the bondholder due to price risk और वाइस वर्सा। तो अगर आप ऑफसेट करके देखेंगे तो कुछ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क से आप क्या समझ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। द लॉन्गर द मेच्योरिटी जो एन होती है द ग्रेटर इज द रिस्क। देखिए ये तो कॉमन रूल है मार्केट का कि जितना ज्यादा मेच्योरिटी, लंबा मेच्योरिटी होगा उतना ही रिस्क क्या होगा, ज्यादा, बिकॉज मार्केट कई बार बहुत बार चेंजेस करता है या डिप्स लेता है। द ग्रेटर द कूपन रेट द स्मॉलर इज द रिस्क, बिकॉज जब आपका इंटरेस्ट रेट ही हाई होगा तो जनरली इन्वेस्टर क्या करता है, उस केस में अपना पैसा जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेता है। ड्यूरेशन इज द प्रिसाइज मेजर ऑफ इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। तो भाई लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, तो ड्यूरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इंटरेस्ट रेट रिस्क। सेकेंड कम्स इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन एज वी नो, महंगाई जिसको हम बोलते हैं, इन्फ्लेशन हमारी परचेजिंग पावर को इरोड कर देता है, डैमेज करता है। ठीक है, तो कई बार क्या कहते हैं कि भाई अब बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, 7% मिल रहा है, लेकिन आप कहते हो महंगाई 6% पहुंच गई है, तो जो कूपन रेट जो बॉन्ड्स में मिल रहा था वो तो चेंज हो नहीं सकता। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि इन्फ्लेशन का भी रिस्क उस पे है, कि कई बार ऐसा होता है महंगाई इतनी बढ़ गई कि जो हमें रिटर्न आ रहा था या जो हमारे इंटरेस्ट आ रहा था वो भी उसको जस्टिफाई नहीं करता। तो देखिए, इन्फ्लेशन erodes the purchasing power of money. Inflation risk arises due to changes in inflation rate. The coupon rate on bonds is fixed and does not change with the changes in market interest rate. In times of inflation, a sustained increase in general price level, the purchasing power of money declines. Hence, real income from the bond will not be same as its nominal income. Nominal income, which is basically real income कौन सी है जिसमें हम inflation का effect study करते हैं। The real income from a bond carrying fixed interest rate declines. Hence, bonds or fixed income securities are subject to inflation rate risk. और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, रियल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस 1। ये -1 ये एक तरफ है, न्यूमरेटर में ये डिवाइड बाय दिए -1, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर आ गया डिफॉल्ट रिस्क। देखिए डिफॉल्ट रिस्क का मतलब होता है कि कंपनी ने आपको बॉन्ड्स तो इश्यू कर दिए, लेकिन अब आप कहते हो कि भाई डिफॉल्ट रिस्क चांसेस है कि कल को हो सकता है कंपनी आपको इंटरेस्ट ना पे कर पाए या मेच्योरिटी पे आपका पैसा ना पे कर पाए। इसलिए बॉन्ड होल्डर जनरली क्या चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा रिकवर हो जाए, ताकि जितना ज्यादा आप मेच्योरिटी या आप जितना ज्यादा उनको जितने लंबे टाइम पीरियड के लिए पैसा देंगे तो हो सकता है क्रेडिट रिस्क उसमें क्या हो, ज्यादा हो। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, default risk refers to the risk accruing from the fact that the borrower may not pay interest or principal on time. It is also known as credit risk. Credit rating agencies assign ratings to debt instruments of financial institutions and companies. Other things being equal in general. तो बेसिकली कई बार क्या होता है, अभी हम बाद में इसका टॉपिक भी करेंगे लास्ट में, कि जो बॉन्ड्स होते हैं या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं उसमें क्रेडिट रेटिंग इनको रैंकिंग करती है, तो वो ये शो करता है कि कौन सी कंपनी कितनी सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए या कौन सी नहीं है। तो देखिए डिफॉल्ट रिस्क में बोल रहा है, बॉन्ड्स विद हायर डिफॉल्ट रिस्क, लो ग्रेड बॉन्ड्स होते हैं और जिसमें जनरली हायर आईटीएम वाईटीएम होता है, वो जनरली क्या करते हैं, इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाते हैं या उनको एक तरह से आप कह सकते हो कि उनको लालच देते हैं कि आप हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, लेकिन वो लो ग्रेड बॉन्ड्स होते हैं जिनको हम जंक बॉन्ड्स भी बोलते हैं। जंक बॉन्ड्स आर द बॉन्ड्स विच हैव very high default risk. A conservative investor must not invest in junk bonds. देखिए जंक बॉन्ड्स अगेन जिसमें डिफॉल्ट रिस्क ज्यादा है, रिस्क है, तो जो एक पेसिमिस्ट और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है उसके लिए ये बॉन्ड्स नहीं बने होते। देखिए कॉल रिस्क इज अगेन जैसे हमने वाईटीसी में डिस्कस किया था कि कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि वो एक टाइम पीरियड के बाद अपने बॉन्ड्स को वापस मंगवा लेती है, कॉल बैक कर लेती है। और मैंने आपको ये भी बताया था जनरली कंपनी ऐसा इसलिए करती है जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर जाए। फॉर एग्जाम्पल आप तो अपने बॉन्ड्स पे 7% पे कर रहे हो,
लेकिन मार्केट में भी इतना स्लो डाउन है कि बाकी जो सिक्योरिटीज है वो 5% कर रहे हैं। आप कह रहे हो हम तो महंगा दे रहे हैं मार्केट से इंटरेस्ट उनको, तो हम क्या करते हैं अपने बॉन्ड्स को आपको कॉल कर लेते हैं और उसके हम और की कहीं और से पैसा उठा लेंगे जो जहां से हमें 5% पे मिल जाए। इनको 7% पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक रिस्क है कि कंपनी अपने बॉन्ड्स कभी भी वापस मंगवा लेती है अगर वो कॉलेबल बॉन्ड्स हुए तो देखिए, a bond may have a call option giving its issuer a right to call back, redeem the bond prior to maturity. It is exercised when interest rates have fallen. In such a situation, the investor or bondholder may not find a comparable investment avenue. Hence, in case of callable bonds, call risk becomes an additional source of risk. So let us discuss the last type of risk in bonds, that is liquidity risk. I have made it a correction because in between I have made one mistake. The numbering was wrong. So let me recap before moving on to the last point. The first point was interest rate risk. Second was inflation risk. Third was default risk. I have earlier made a problem here. It was four, but it is third number only continuation. Fourth would be our call risk, and fifth would be liquidity risk. So let me discuss liquidity risk. See, what happens generally is जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये हाईली लिक्विड एसेट्स नहीं है इंडिया के अंदर। एंड जनरली हम देखते हैं प्राइमरली ना ओवर द काउंटर ही बाय सेल होते थे। तो इसमें लिक्विडिटी, लोअर लिक्विडिटी या लैक ऑफ लिक्विडिटी का भी एक रिस्क है कि ये इतनी इजीली सेल नहीं होते। बट यस, these days everything is online, तो आजकल आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं वहां पर भी बाय सेल का ऑप्शन आता है। बट स्टिल इफ यू कंसिडर द लिक्विडिटी इन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इज वेरी लिमिटेड और वेरी लो। तो देखिए इसमें यही लिखा हुआ है, एक्सेप्ट सम ऑफ द पॉपुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच आर ट्रेडेड एक्टिवली, मोस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट हैव वेरी liquid market in India. It is primarily an over the counter market. Thus, lower liquidity is another risk attached with bonds, because of which a bondholder may not be able to sell his bonds when in need of money. ठीक है, so ये हमारा risk in bonds complete हो गया 5 points. Now let me discuss about the next topic. So this topic is Malkiel's properties regarding bond pricing. Again, ये Malkiel's ने कुछ property list down की थी bond pricing depending upon the risk and factors he studied. So he has given us the 5 properties. So let us discuss one by one. The following are the important relationship between bond price, yield, and time to maturity. So see, first point, what property he says is there is an inverse relationship between bond price and yield. ठीक है, जो हमने डिस्कस किया भी था पहले। सेकंड, increase in yield causes proportionately smaller price change than a decrease in yield of the same magnitude. If that is, the bond price or yield curve is convex. This is also referred to as bond convexity. ठीक है, the next in this comes is price of long-term bonds are more sensitive to interest rate changes than price of short-term bonds. I think this point is very clear because generally the longer the time period, the greater would be the fluctuations. So sensitivity इसमें high होगी long term bonds पे as compared to short term bonds. और convexity वाला point जो है ये second point, ये मैंने आपको playlist में अब check करना, मैंने ये already theorems में explain किया हुआ है। तो आपको इसका एक separate वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैंने bond convexity के बारे में और ये relationship को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। Fourth point they are saying, as maturity increases, interest rate risk increases, but at a decreasing rate. So basically, generally क्या होता है, whenever the maturity on the bonds increases, interest rate increase तो होता है, लेकिन उसकी pace थोड़ी सी क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है। Why? Because generally क्या होता है कि भाई the the greater time you have passed और आपने जिस टाइम पर बॉन्ड को होल्ड किया, ठीक है, आप मेच्योरिटी थोड़ी और इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट रिस्क का जो मेजर, जो आप कह सकते हो कि डिफरेंस या जो मेजर मेजर थ्रेट आता है, वो कब आता है, इनिशियल पीरियड्स और मिडिल पीरियड। बट व्हेन यू स्टार्ट रीचिंग टुवर्ड्स मेच्योरिटी, द इंटरेस्ट रेट रिस्क माइट इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। एंड लास्ट पॉइंट, prices of low coupon bonds are more sensitive to interest rate changes than prices of high coupon bonds.
तो बेसिकली जिन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट कम होता है, कूपन बॉन्ड को लो कूपन मींस, तो उनमें सेंसिटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द बॉन्ड्स विच हैव द हाई इंटरेस्ट रेट। तो मलक्लीस ने ये हमें 5 प्रॉपर्टीज दी थी रिगार्डिंग द बॉन्ड प्राइसिंग। So I hope the concept is clear to you. Please like, subscribe, and share our channel. And watch out the playlist of. There are so many videos available on our channel. Subjects related to financial management, cost accounting, investment management, fundamentals of investment, business statistics, financial accounting, corporate accounting. You can simply go to playlist and check out the syllabus is given in a proper way. And also hit the like button or the bell button in our channel so that you'll get the notification of new videos. Thank you so much.